नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 और यूपी ट्रिपल एससी यानी कि यूपी लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित इसका स्टैटिक जीके प्लस करंट के संबंध में। इसके अलावा यदि दोस्तों आप यूपी बीएड के अलावा एमपी बिहार और बीएचयू जैसे बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों ये स्टैटिक जीके और करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप भी दोस्तों इसे पढ़ सकते हैं। इस सीरीज में दोस्तों हम स्टैटिक जीके को करंट पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़कर पढ़ेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में छूट ना पाए। सो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत भारतीय संविधान को कवर करने वाले हैं और भारतीय संविधान का दोस्तों ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। आज के सेशन में दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ करंट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकार का प्रावधान इनमें से किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से या फिर रूस से? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए दोस्तों हम लोग इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार का वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान में कहाँ पर मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दोस्तों हमें मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की मूल संख्या कितनी थी? 12, 9, 6 या फिर 7? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में दोस्तों फंडामेंटल राइटों की संख्या 7 थी। अब आइए दोस्तों हम लोग इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार की मूल संख्या जब दोस्तों आपसे पूछा जाए तब तो थी 7। यदि दोस्तों वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो वर्तमान में दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या है 6, यानी कि एक घटा दी गई है। वो है दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में दोस्तों मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, ये दोस्तों केवल कानूनी अधिकार है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। संपत्ति का अधिकार दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से पृथक कर दिया गया। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा पृथक किया गया यानी कि अलग किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वर्तमान में दोस्तों संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है, यह भी आपने याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संपत्ति के अधिकार को इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 300 के अंतर्गत, अनुच्छेद 276 के अंतर्गत, अनुच्छेद 386 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत दोस्तों संपत्ति के अधिकार को कानूनी दर्जा दिया गया है, जबकि दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार से अलग किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को, भाग 2 को, भाग 4 को या फिर भाग 7 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के भाग 3 को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? भाग 4 में, भाग 7 में, भाग 12 में या फिर भाग 15 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है और भाग 3 में दोस्तों फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को रखा गया है।
अब आइए दोस्तों इससे संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट के संबंध में जानते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड देश से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर गृह मंत्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारतीय राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट के संबंध में। भारतीय राष्ट्रपति दोस्तों शपथ ग्रहण करता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। इसका वर्णन दोस्तों कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन किया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति को भारतीय मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्री रामनाथ कोविंद हैं, जो दोस्तों भारत के 14वें राष्ट्रपति माने जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभिभोग लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 56 के अंतर्गत? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभिभोग लगाया जा सकता है। महाभिभोग दोस्तों राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति अपने कार्यों का दुरुपयोग करता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो उस पर महाभिभोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के संबंध में। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 56 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पद अवधि यानी कि उसका कार्यकाल बताया गया है। और भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभिभोग भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों 52 के अंतर्गत उसे पद दिया जाता है, फिर उसे शक्ति दी जाती है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का बताया जाता है। और यदि इन शक्ति और पद का वह दुरुपयोग करता है तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उस पर महाभिभोग भी लगाया जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत में एक वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 80 के अंतर्गत एक वित्त आयोग का गठन करता है। एग्जाम में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं जिनके गठन और अनुच्छेद से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। इसी तरह वित्त आयोग का गठन दोस्तों 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। और SC ST OBC आयोग का गठन भी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रपति निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत देश में अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 413 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 460 के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति भारत में अध्यादेश जारी कर सकता है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। भारतीय राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जारी करता है 123 के अंतर्गत। और भारतीय राष्ट्रपति दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह भी ले सकता है किसी मामले में, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो दोस्तों 123 अध्यादेश और 143 यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति किसी नागरिक की फांसी भी माफ करवा सकता है? अनुच्छेद 267 के अंतर्गत, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति किसी की भी फांसी रुकवा सकता है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। भारतीय राष्ट्रपति दोस्तों जल, थल और वायु तीनों सेना का अध्यक्ष होता है, ये भी आपने याद रखना है। भारतीय राष्ट्रपति दोस्तों सुप्रीम एवं हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति ही करता है।
12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। भारत में दोस्तों आपातकाल लगाता कौन है? तो भारतीय राष्ट्रपति दोस्तों भारत में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगा सकता है। कितने प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती हैं? 3 प्रकार की। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोस्तों वित्तीय आपातकाल भी भारत में लगाया जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में अभी तक वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? 2 बार, केवल 1 बार, 3 बार या फिर 1 बार भी नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभी तक दोस्तों भारत में 1 बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों भारत की राज्य भाषा है हिंदी, वो भी देवनागरी लिपि में। तो दोस्तों इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दोस्तों हिंदी को भारत की राज्य भाषा बनाई गई है। जबकि दोस्तों 123 यानी कि अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत, और 143 यानी कि सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान निम्न में से किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से या फिर अमेरिका से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का प्रावधान लिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत का उपराष्ट्रपति निम्न में से संसद के किस सदन का सभापति होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों भारत की राज्यसभा का सभापति होता है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन दोस्तों मिलता है हमें अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 64 के अंतर्गत दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति यानी कि अध्यक्ष होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत के वर्तमान दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री वेंकैया नायडू जी हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? अभी दोस्तों हमने पढ़ा था कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ तो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति ही दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। अब आइए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में देखते हैं। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत दोस्तों भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, और इस मंत्रिपरिषद का दोस्तों जो हेड होता है वही होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो इस मंत्रिपरिषद को चलाता है। और इसका वर्णन दोस्तों मिलता है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के पद का वर्णन किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता दोस्तों क्या होती है? तो सर्वप्रथम योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता है कि वह भारत के लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र दोस्तों न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, और यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि वो अधिकतम कितनी भी आयु तक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते यह है कि वो अपनी योग्यता रखता हो।
इसी तरह दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वही राष्ट्रपति के बराबर, यानी कि 35 वर्ष। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता, के वेणुगोपाल, ओम बिरला या फिर HD शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, के वेणुगोपाल दोस्तों भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। भारत के महान्यायवादी का पद का दोस्तों वर्णन है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा दोस्तों भारत के महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत के प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सरकार के वो कानूनी सलाहकार भी माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है, तो भारत के महान्यायवादी को। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं, तो भारत के महान्यायवादी भारत के कानूनी सलाहकार भी होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारतीय संसद का गठन किया गया है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। भारतीय संसद दोस्तों 3 अंग से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। जबकि दोस्तों मोस्टली हमें याद रहता है कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है संसद, लेकिन दोस्तों इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। भारतीय संसद का गठन दोस्तों अनुच्छेद 79 यानी कि 79 के अंतर्गत किया गया है, और राज्यसभा का गठन 80 के अंतर्गत और लोकसभा का गठन दोस्तों 81 के अंतर्गत। तो दोस्तों 79 के अंतर्गत संसद, और संसद के 2 भाग होते हैं, पहले आता है राज्यसभा, तो इसलिए 80 के अंतर्गत दोस्तों राज्यसभा, और बाद में आता है लोकसभा, तो इसके 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, 243, 250 या 252। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 245 है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या दोस्तों 250 होती है, जबकि दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। उनमें से 233 दोस्तों निर्वाचित यानी कि वोट के द्वारा चुने गए हैं, और 12 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि श्री वेंकैया नायडू। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। जबकि दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। राज्यसभा दोस्तों संसद का स्थायी सदन, उच्च सदन और विशेष सदन के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष में 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर भी होते हैं, और इनकी पूर्ति करने के लिए प्रति 2 वर्ष में चुनाव भी किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, जबकि दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 6 माह, 6 दिन, 14 दिन या फिर 15 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। बात करें दोस्तों धन विधेयक की, तो धन विधेयक पारित करने से पहले दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी अनिवार्य होती है, और जब राष्ट्रपति इसको अप्रूवल दे देता है तब इसके बाद दोस्तों धन विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों राज्यसभा को दिया जाता है, और राज्यसभा को दोस्तों इसको पारित करने के लिए केवल 14 दिन का समय दिया जाता है। यदि राज्यसभा इसे 14 दिन में पारित नहीं करती है तो वह स्वतः ही पारित हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में लोकसभा में कुल निर्वाचित सीटें कितनी हैं? यहाँ पर दोस्तों निर्वाचित सीटें पूछ रहा है, ना कि मनोनीत। 543, 545, 500 या फिर 553। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 543 टोटल लोकसभा में निर्वाचित सीटें हैं। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं लोकसभा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। लोकसभा में दोस्तों अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो 552, जबकि दोस्तों राज्यसभा में हमने पढ़ी थी 250। और वर्तमान में दोस्तों लोकसभा की निर्वाचित सीटें कितनी हैं, तो 543, यानी कि 543 सीटों पर वोटिंग होती है। हाल ही में दोस्तों 2 इंडियन की सीटें भी समाप्त कर दी गई हैं, जो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। जो आंग्ल भारतीय थे उनको 2 सीटें दी जाती थी। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 227 ए, अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 125। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत भारतीय संसद ने सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित कर न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, 30, 32, 34 या फिर 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 34। एक मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों और प्लस 33 हैं अन्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीशों की संख्या है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जजों की कुल संख्या है 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीशों की संख्या है। हमारा कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, डॉक्टर हरीश चंद या फिर सर हरविंदर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तुषार मेहता भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि भारत के कैग कौन हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, विनोबा भावे, तुषार मेहता या फिर हरिशंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राज्यपाल किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, यानी कि भारतीय राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है, जबकि दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। राज्यपाल के पद का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 153 के अंतर्गत मिलता है। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। दोस्तों याद रहे कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, इसकी नियुक्ति होती है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति। इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 159 के अंतर्गत। किसके समक्ष, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य का मुख्य न्यायाधीश का तात्पर्य दोस्तों राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से है। तो राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। मुख्यमंत्री को दोस्तों कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। राज्यपाल ही दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट के संबंध में। जिस प्रकार दोस्तों हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन होता है और अनुच्छेद 75 के अंतर्गत उस मंत्रिपरिषद का एक हेड होता है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। इसी तरह दोस्तों राज्य की एक मंत्रिपरिषद होती है जो राज्य के प्रशासन को संचालित करती है। इसका वर्णन हमें 163 में मिलता है और इस मंत्रिपरिषद का हेड होता है एक मुख्यमंत्री। इसका वर्णन हमें 164 में मिलता है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राज्य की विधानसभा का गठन इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है।
अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या फिर अनुच्छेद 170। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। जिस तरह दोस्तों हमने पढ़ा था कि केंद्र में लोकसभा होती है, उसी तरह दोस्तों अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य में एक विधानसभा का गठन किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 406, 404, 405 या फिर 403। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 404, जिसमें कि दोस्तों 403 निर्वाचित सदस्यों की संख्या है और एक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है जो एंग्लो इंडियन की तरफ से आता है। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? रमाकांत शर्मा, विवेक सिंह, हृदय नारायण दीक्षित या फिर राम नाईक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हृदय नारायण दीक्षित वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला, राम प्रकाश, हरि नारायण सिंह या फिर सुशांत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिक्किम राज्य को 22वें राज्य के रूप में किस संशोधन द्वारा भारत का राज्य बनाया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा या फिर 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1975 में। इस संशोधन के द्वारा दोस्तों सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन या फिर 48वें संविधान संशोधन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस संशोधन में भारत की बहुत सी व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों को संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 56वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या फिर 44वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू दोस्तों मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन से जुड़े इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के संबंध में। 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि भारत के काफ़ी प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, जैसे कि दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 विचार जोड़े गए हैं। किसके थ्रू? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों मूल कर्तव्यों का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के थ्रू ही भारत संविधान में जोड़ा गया है। कहाँ पर जोड़ा गया? तो भाग 4 में और अनुच्छेद 51A के तहत। इसके अलावा दोस्तों लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष पहले कर दिया गया था। किसके थ्रू? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन या फिर 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। और ये संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गोवा को 25वें राज्य के रूप में भारत का हिस्सा किस संशोधन द्वारा बनाया गया? यानी कि किस संशोधन के थ्रू भारत का राज्य बनाया गया था गोवा, जो कि 25वां राज्य माना जाता है? 36वें संविधान संशोधन 1975, 44वें संविधान संशोधन 1978, यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट है, या फिर 56वें संविधान संशोधन 1987 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56वें संविधान संशोधन 1987 में गोवा राज्य को दोस्तों 25वें राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बनाया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 52वें संविधान संशोधन 1985, 73वें संविधान संशोधन 1992,
74वें संविधान संशोधन 1992 या फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों वैधानिक दर्जा दिया गया था। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के संबंध में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया था और इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था संबंधित मामले लिखे गए थे। इसी तरह दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। इसके अंतर्गत दोस्तों शहरी स्थानीय निकाय को वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई और भाग 9 का जोड़ा गया था, जिसमें दोस्तों शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित मामले लिखे गए थे। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा या फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा या फिर 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा दोस्तों लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक निश्चित कर दी गई, यानी कि अब 2026 तक इन सीटों में परिवर्तन नहीं हो सकता है। आज के सेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस संशोधन द्वारा पूरे भारत में जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स लागू किया गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा या फिर 122वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 122वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा पूरे भारत में दोस्तों एक जीएसटी टैक्स लागू किया गया था, जो गुड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो कंटेंट की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों जीके स्टैटिस संबंधित संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।